हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी में आगे बढ़ते हैं। आज से हम चालू करेंगे मोशन या जिसे अपन कहते हैं गति। किसी के लिए भी ये शब्द नया नहीं है, हर कोई मोशन या गति के बारे में जानता है। अब गति का उपयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रोस्पेक्ट से अलग अलग जगह होता रहता है, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि गति का कैसा क्या सिस्टम है। लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं कि गति को आप नहीं जानते, बहुत सिंपल है। चलिए अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरी वस्तु या दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये बी। ये दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन या जिसे अपन कहते हैं प्रारंभिक स्थिति पे रखे हुए हैं। ठीक, दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति को इनिशियल पोजीशन उसमें रखे हुए हैं। अपन जानते हैं इनर्शिया या रेस्ट, जो वस्तु जैसी है वैसे ही रहेगी, चाहे रेस्ट में है रेस्ट, गति कर रही है तो गति, इनर्शिया है जड़त्व है, तो ये दोनों रेस्ट में। मान लो अपन इनमें से कोई एक वस्तु, समझ लो ये जो बी वाली वस्तु है इसने अपना स्थान बदल दिया। अभी अपनी इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक बिंदु से हटकर ये एक अंतिम स्थिति में आ गई। ठीक, इसने क्या किया, अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, चेंज इन पोजीशन या स्थिति में इसने कर दिया परिवर्तन। अब इस स्थिति में परिवर्तन करने का समझेंगे, थोड़ा इसको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक, अपन क्या कहेंगे, ये जो बी वस्तु है, बी वस्तु ए के सापेक्ष, ए के रिस्पेक्ट या ए के सापेक्ष ये क्या करती है, गति करती है। मतलब क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, जब कोई ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के रिलेटिव या सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, चेंज इन पोजीशन करे, तब उसे अपन कहते हैं गति। याद रखना, गति के लिए अपन को किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, किसी ना किसी के रिलेटिव में अपन को या किसी के ना किसी के रिस्पेक्ट में अपन को देखना होगा, तभी अपन कह सकते हैं कि वहां पर मोशन या गति है। किसी ना किसी से कंपेयर करना होगा। जैसे मान लो आप मूवी में देखो, असल जीवन का तो मैं नहीं कहूंगा, मूवी में आप देखना, मूवी के बीचों बीच नाव है ना, बोट है बड़ी सी या नाव है, वो चल रही है कि रुकी हुई है, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा देखकर, है ना, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच पानी है और पानी है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। वो जो नाव है वो रुक रही है कि चल रही है अपन को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें, जिससे हम उसकी तुलना कर सकें, तो हमें नहीं समझ में आएगा ये बोट या नाव चल रही है कि नहीं। लेकिन यदि वही नाव अपने पीछे की तरफ पानी को छोड़ रही है, तो अपन पानी को छोड़ रहे हैं तो अपन कह देंगे उसको देख के कि ये जो नाव है ये चल रही है। क्यों, उसके पीछे जो पानी निकल रहा है, हम उस पानी से उसके रिस्पेक्ट या उसके सापेक्ष अपन इस बोट को देखेंगे और कहेंगे कि ये अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और जब स्थिति या पोजीशन में चेंज कर रही है किसी के रिस्पेक्ट या सापेक्ष, तो उसे अपन गति कहते हैं। तो गति का मतलब दो कंडीशन, स्थिति में परिवर्तन हो, चेंज इन पोजीशन हो, और उस पोजीशन को कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। जब यहां ऐसा कुछ होगा तो उसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है गति। ठीक, उदाहरण से, एग्जांपल से समझने की और कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए एग्जांपल से देखेंगे। डेली लाइफ में आप देखते रहते हैं, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये उसके सामने पटरी है, रेल या जिसे अपन कहेंगे पटरी है, इसके सामने एक रेलगाड़ी आती है इस पटरी में। ये जो रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी में इसे नहीं जाना है,
ठीक, ये इसमें नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ये वाली जो ट्रेन यहां पर आई है, ये ट्रेन इस व्यक्ति की नहीं है, ये इस पे नहीं जाएगा। कुछ समय बाद ये ट्रेन चलेगी और चलकर ये आगे पहुंच जाएगी, अपनी स्थिति में क्या कर देगी, परिवर्तन करेगी। यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ट्रेन की पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया, स्थिति में हो गया परिवर्तन। अब ये जो व्यक्ति है, ये तो अपनी उसी जगह में खड़ा है जहां खड़ा हुआ है, तो ये क्या देखेगा कि ये जो ट्रेन है ये क्या कर रही है, गति कर रही है, क्योंकि ये व्यक्ति वहीं पर खड़ा है। इसके रिस्पेक्ट या इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव ट्रेन ने क्या किया है, अपनी स्थिति में परिवर्तन। और जब कोई वस्तु किसी दूसरे के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे अपन कहते हैं गति। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा, ये जो ट्रेन है ये क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक, आप डेली लाइफ में देखते होंगे इन सब चीजों को। इसी में अब यदि अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ी इसी में अपन एक आगे की कंडीशन ले लें कि ये जो व्यक्ति है, अब क्या हुआ, अगली ट्रेन आई और उस अगली ट्रेन में ये जो व्यक्ति है ये जाकर बैठ गया। ये उसी की ट्रेन थी, इसमें इसको जाना था, ये जाकर उस ट्रेन में बैठ गया। अब ये ट्रेन आगे बढ़ती है और ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अब ट्रेन जब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसी के साथ साथ अंदर ये जो व्यक्ति है इसकी भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ट्रेन के अंदर है, जहां जहां ट्रेन जा रही है वहां वहां व्यक्ति जा रहा है, उसकी भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन तो हो रहा है, चेंज इन पोजीशन तो है, लेकिन अब वो कंपेयर किससे करें, वो तो खुद ट्रेन के साथ चल रहा है। तो वो ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति जब ट्रेन को देखेगा तो उसको लगेगा कि गति नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं। लेकिन जब वो इस ट्रेन के आसपास लगे हुए पेड़ पौधों को देखता है या ट्रेन के आसपास जो खंबे हैं इन खंभों को देखता है तो वो व्यक्ति महसूस करेगा कि वो गति कर रहा है। क्यों, अब उसके पास किसी ना किसी से कंपेयर करने के लिए चीज हो गई। वो क्या कहेगा, ये जो ट्रेन है ये आसपास के पेड़ पौधों के रिस्पेक्ट या सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। पेड़ पौधे तो यहीं रह जाएंगे, ट्रेन आगे चले जाएगी, मतलब स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और स्थिति में परिवर्तन हो गया, पेड़ पौधों से कंपेयर कर लिए तो अपन कह देंगे कि जो ट्रेन है वो क्या करती है, गति करती है। आसपास की चीजों से कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कभी कभी आपके साथ भ्रम होता होगा, आप ट्रेन के अंदर बैठे रहते होगे और आसपास मान लो कोई रुकी हुई चीज नहीं है, दोनों साइड ट्रेन है और आपके बीच में भी ट्रेन है और यहाँ दोनों ट्रेन है। तो जब बाजू वाली ट्रेन चलेगी तो हो सकता है आपको लगे कि अपनी ट्रेन चल रही है, या जब आपकी ट्रेन चलेगी तो आपको लगेगा बाजू वाली ट्रेन चल रही है, क्योंकि तीनों चीज क्या है, मूव कर रही है। लेकिन उसी की जगह यदि एक पेड़ है, बहुत सारे पेड़ लाइन से लगे हुए हैं और आपकी ट्रेन चलेगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि हमारी ट्रेन चलने लगी, क्योंकि अपन जानते हैं पेड़ एक ही जगह स्थिर है। पेड़ के रिस्पेक्ट या सापेक्ष हमारी ट्रेन स्थिति में परिवर्तन कर रही है, मतलब हमारी ट्रेन गति कर रही है। लेकिन आजू बाजू की ट्रेन से यदि कंपेयर करेंगे तो अपने दिमाग में है कि ये तो सब चलने वाली चीजें हैं, तो उस समय अपन कंपेयर करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद की ट्रेन चल रही है या बाजू वाली चल रही है। इसी के कारण ये होता है, क्योंकि हमें किसी ना किसी के रिस्पेक्ट या सापेक्ष में देखना होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां पर आप गति को समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर अपन देखते हैं अलग अलग प्रकार की गतियां। ठीक, अच्छा, गति का एक कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक, कब कौन कौन सी स्थिति में गति शून्य होगी। मोशन या गति के शून्य होने के कारण, पहला, जब स्थिति में परिवर्तन ना हो, स्थिति में चेंज या परिवर्तन ना हो। और दूसरा, जब किसी दूसरे वस्तु से कंपेयर करने के लिए किसी दूसरे के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में हम कंपेयर ना कर पाए, किसी और से हम तुलना नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में जो गति है वो क्या हो जाती है, जीरो।
तो ये दोनों चीजें होंगी तभी गति होगी, यदि ये दोनों नहीं है तो उस समय गति क्या हो जाती है, जीरो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं गति के प्रकार। अब गति के तो खैर बहुत सारे प्रकार होते हैं, अपन धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से गति के 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को कहा जाता है एक विमीय गति, या जिसे अपन कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। अब यहां से काफी कुछ दिमाग लगा लिए होंगे। दूसरे यदि प्रकार की बात करें तो इसे कहा जाता है द्विविमीय गति, या इन्हें अपन कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। तो सीधी सी बात है, तीसरा में आप समझ ही गए होंगे। तीसरा क्या हो जाएगी, त्रिविमीय गति, या जिसे अपन कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल मोशन, इसे अपन कहते हैं त्रिविमीय गति। बहुत सिंपल है, डेली लाइफ में अपन इनके उदाहरण एग्जाम्पल देखते रहते हैं। एक विमीय गति का मतलब होता है जब कोई गति सरल रेखा में, सरल रेखा, या कभी कभी बहुत विशुद्ध हिंदी आती है तो ऋजु रेखा लिखा रहता है, घबरा नहीं जाना, एक ही बात है। सरल रेखा में बोले तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसे अपन कहते हैं एक विमीय गति। जैसे मान लो अपन ने यहां पर एक धागा बांध दिया और इस धागे के ऊपर अपन ने एक चींटी को छोड़ दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये जो चींटी है इस धागे में या तो ये आगे की तरफ आएगी या पीछे की तरफ जाएगी, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वहीं पर रुक जाएगी, रुक गई तो रेस्ट, तो वहां गति है ही नहीं, तो 2 ही विकल्प है उसके पास, या तो वो आगे आएगी या पीछे जाएगी, यहीं पर गति करती रहेगी। मतलब एक सरल रेखा में गति करेगी। और जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है एक सीधी रेखा में, तो उसे कहते हैं एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे अपन सड़क पे चल रहे हैं, अपन सड़क में चल रहे हैं, सीधे सड़क में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहां जहां सड़क जा रही है अपन जा रहे हैं। रेल जो है ये पटरी में दौड़ती, पटरी जहां पर बिछी उसी के ऊपर रेल जा रहे हैं, कोई 3-5 नहीं, सीधी सीधी सीधे रेखा में जा रही है, तो वहां पर होने वाली गति होती है एक विमीय गति। द्विविमीय गति के लिए अपन बात करते हैं तो ये जो है ये गति होती है किसी समतल में, किसी प्लेन में या किसी समतल में होती है, ठीक। मान लो अपने पास ये चींटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस चींटी को हमने एक कागज के ऊपर रखा, एक पेपर के ऊपर रखा और हमने इस चींटी को छोड़ दिया, ठीक। क्या होगा, ये जो चींटी है इस पेपर में यहां पर भी गति करेगी, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां चले जाएगी। वो इस पेपर में कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन वो पेपर के कहीं पर भी जाए पर गति एक समतल में कर रही है, एक सतह में कर रही है, एक प्लेन में कर रही है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे कहते हैं द्विविमीय गति। आपसे एग्जाम में पूछेगा समतल में होने वाली गति कौन सी होती है, द्विविमीय। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी जब फुटबॉल को लात मारते हुए, हवा में नहीं गई है, नीचे मैदान में है, वो लात मारते मारते यहां वहां लेकर जा रहे हैं, तो उस समय जो गति होगी, मैदान मतलब समतल, समतल में गति तो हो रही लेकिन यहां वहां जा रही है बॉल, तो वहां पर होने वाली गति भी कौन सी होगी, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसी गति जो हवा में, या कभी कभी लिखा रहता है ऐसा मोशन जो अंतरिक्ष में हो, इस स्थिति में होने वाली गति को अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये जो चींटी है, इस चींटी में पंख आ जाए और ये जो चींटी है ये उड़ने लगे, तो चींटी जब उड़ने लगेगी
पंख आ गए, उसको ये उड़ने लगी, तो हवा में उड़ रही है, ऊपर भी जाएगी, नीचे, दाएं बाएं, हर एक्सिस में, हर अक्ष में जा रही है। और यदि हर एक्सिस में जाएगी मतलब उसमें होने वाली जो गति है वो क्या हो जाएगी, त्रिविमीय गति, या जिसे अपन कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। सीधी रेखा में है तो 1 डायमेंशनल, एक समतल एक सतह पर है चाहे कहीं पर भी है तो 2 डायमेंशनल, और यदि हवा में है, अंतरिक्ष में है तो उसे अपन कहते हैं 3D, या उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय। ठीक, चलिए इसी के साथ अपन गति के और भी प्रकार समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन और अलग अलग प्रकार के मोशन या गति को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य बाकी ये 3 ही प्रकार होते हैं, बाकी और जो अपन गति या मोशन पढ़ेंगे वो इसी में किसी ना किसी के प्रकार में आते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। तो एक प्रकार की गति जो आपने देखा होगा उसे अपन कहते हैं प्रक्षेप गति। जरूर सुना होगा इसे, प्रक्षेप गति। इंग्लिश में अपन इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, समझना सिंपल है, उदाहरण से तो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो। यदि किसी वस्तु में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति हो रही है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा, ये इसकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज गति। थोड़ा समझना है ना इसको, है तो बहुत सिंपल, बस टर्म थोड़ा समझ लो। ये इसका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये जो है ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसका ऊर्ध्वाधर गति, या इसे अपन क्या कहेंगे, वर्टिकल मोशन। ये 2 कंडीशन है ना। जैसे मान लो आपने अब गेम खेल रहा है बॉलिंग वाला और आपने बॉल को ऐसे करके फेंक दिया तो वो सीधे फर्श में ऐसे जा रही है, मतलब उसकी कौन सी गति हो जाएगी, क्षैतिज गति। आपने बॉल को लिया हाथ में और ऐसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर से फिर वो बॉल नीचे आने लगी तो वो क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। इन दोनों के बीच मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को आपने फेंका और वो इन दोनों के बीच है, मतलब वो ऐसे गति करती हुई वापस आ गई, दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार का जो परवलयाकार, जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, पैराबोलिक, ये जो परवलयाकार हमें शेप या संरचना प्राप्त हुई तो इस प्रकार का जो मोशन है, इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसे अपन कहते हैं प्रक्षेप गति। जैसे बास्केटबॉल तो खेला ही होगा, बास्केटबॉल में बॉल को अपन ऐसे फेंकते हैं तो बॉल जो है जाकर उसके बाद फिर जाती है ऐसे नेट में, तो इस प्रकार का जो मोशन है उसे अपन क्या कहते हैं, परवलयाकार। ये जैसे अपन 6 मारते हैं तो 6 मारने के बाद बॉल गई और बॉल जाने के बाद फिर नीचे डिप हुई, तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच मोशन हो रहा है इसे अपन कहते हैं प्रक्षेप गति। जैसे भाला फेंकते हैं, भाला फेंके तो भाला जो है वो जाके कहां चला गया, पहले ऊपर उठा और ऊपर जाने के बाद वो नीचे चला गया। तो इस प्रकार की जो गति है ये कहलाती है परवलयाकार। और याद रखना ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक प्रकार का 2 डायमेंशनल, या जिसे अपन कहेंगे ये एक प्रकार की क्या है, द्विविमीय गति है ना। यहां से चालू हुई और वापस, यदि हवाई में घूमते रहते, हवाई में गति करते रहते तो वो 3D हो जाता, लेकिन एक यहां से चालू होके और वापस यहां पर आ गए, एक फिक्स सरफेस जैसा कुछ है उस पे ये गति कर रहे हैं, इसलिए प्रक्षेप गति जो है ये क्या होती है, 2 डायमेंशनल। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हमने बास्केटबॉल की बॉल को फेंका तो बॉल हवा में है, हवा में मतलब 3D, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। एक पॉइंट से निकला फिर एक पॉइंट पर आ गया,
एक उस पे एक समतल था जहां पर ये काम हुआ, इसलिए जब समतल या प्लेन में मोशन हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल, या इसे कहा जाता है द्विविमीय गति। तो आपसे पेपर में पूछेगा परवलयाकार गति या प्रक्षेप गति कौन सी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विविमीय गति होती है। ठीक, चलिए अब बाकी यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें किसी भी मोशन के, तो आप बेसिक समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल देख के आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप उसकी जो गति या मोशन का टाइप है वो बता सकते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि पानी की टंकी के नीचे छेद कर दिया गया और उस छेद से लगातार पानी बह रहा है, तो पानी की जो गति है ये किस प्रकार की गति होगी, है ना। ये पानी की टंकी है, नीचे इसमें छेद कर दिया गया, पानी ऐसे बह रहा है। पानी जब ये लगातार ऐसे बह रहा है तो ये जो है ये किस प्रकार की गति होगी, परवलयाकार, प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप गति है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी जो एग्जाम्पल पूछे एग्जाम में आपसे, तुरंत आपको थोड़ा दिमाग लगा के फिर उसका आंसर करना होगा, है ना, क्योंकि फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो फिर वहां अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, बाकी जितने पॉसिबल है, संभव है, उतने ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूंगा। अगले प्रकार की यदि गति की बात करें तो इसे कहते हैं आवर्ती गति। इसे अपन कहते हैं पेरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। आवर्ती गति का फिक्स है ना। आवर्ती गति से मतलब होता है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल, ठीक, फिक्स टाइम इंटरवल, निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार होती है। बार बार क्या हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति होती है, तो उस प्रकार की गति को कहा जाता है आवर्ती गति। कैसी होना चाहिए, इसमें रिपीटेशन होना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति होना चाहिए, लेकिन उसकी शर्त क्या है, एक फिक्स टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय के बाद उसमें क्या होना चाहिए, गति। जैसे घड़ी में सुई जो है वो एक निश्चित समय बाद फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाती है, निश्चित समय के बाद उसी गति को दोहराएगी, मतलब वो कौन सी गति हो जाएगी, आवर्ती गति। घड़ी का पेंडुलम या आप झूला झूलते हैं तो ऐसे ऐसे मोशन होता है, एक निश्चित समय बाद वापस वहीं आ जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आवर्ती गति। यदि हम आवर्ती गति की बात करते हैं पेरियोडिक मोशन की, तो ये आगे चलकर दो प्रकार की होती है। एक को अपन कहते हैं वृत्तीय गति, या जिसे अपन क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, कि कोई वस्तु जो है एक वृत्त में घूम रही है तो एक निश्चित समय के बाद वापस वो उसी गति को रिपीट करेगी। जैसे सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए दिमाग में बिठा लो, इसका एग्जांपल है वॉच, घड़ी। घड़ी के कांटे एक निश्चित समय के बाद अपनी गति की पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक, यदि अपन दूसरे टाइप की बात करें तो उसे कहा जाता है दोलन गति। दोलन गति, या इसे अपन कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। दोलन मतलब समझ गए ना, पेंडुलम अपने स्थान पे ये मोशन करके वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, चक्कर नहीं बना रहा है। यदि गोला बना लेता तो वो तो सर्कुलर हो जाता, वृत्तीय है, गोला नहीं बना रहा है। जैसे झूला झूलते हैं ना अपन, वहीं ऐसा होते हैं। तो जब एक ही पॉइंट पर तो आए लेकिन पूरा गोला ना बने तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सिलेटरी, ये उसे अपन दोलन गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल रख लो, घड़ी का दोलन, पेंडुलम ऑफ वॉच, बड़ी बड़ी दीवार घड़ियों में होता है। या एक बहुत अच्छा दिमाग में रख लो, झूला। ठीक है, जब झूला अपन झूलते हैं तो अपने अंदर जो गति होगी वो कौन सी होती है, दोलन। लेकिन दोनों जो गति है ये रिपीट होती है, और यदि कोई गति रिपीट होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, आवर्ती गति।
तो ये दोनों किस प्रकार की गति होती हैं? आवर्ती। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आप यहां पर समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो जैसे टर्म आते हैं मैंने वो सभी आपको समझा दिए है। बाकी और जैसे कह दे कि कोई पत्थर को ऊंचाई से छोड़ा गया, वो नीचे आ रहा है, अब वो ऐसे आ रहा है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर गति, है ना। यदि किसी चीज को फेंक दिया गया, वो सीधे अपनी सतह पर जा रहा है, तो वो कौन सी गति कर रहा है? तो वो उसकी क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन। फिर आपसे कहा जाए कि एक रस्सी के एक सिरे में हमने पत्थर बांधा, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर हम तेजी से घुमा रहे हैं, तो वो किस प्रकार की गति है? दिमाग लगाओ, पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, एक निश्चित समय के बाद पत्थर फिर से अपनी जगह पर आ रहा है और वो चीज अपनी जगह पर वापस आ रही, मतलब आवर्ती गति। और आवर्ती गति की भी डिटेल पूछ ले तो पत्थर को अपन गोल घुमा रहे हैं, एक वृत्त में घूम रहे हैं, एक सर्कल में, तो वो कौन सा हो जाएगा? वृत्तीय गति, या जिसे अपन कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप परिभाषा जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझ लो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप आंसर दे सकते हो, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी थी किसकी? गति या मोशन। अब जब गति की बात निकली है तो सीधी सी बात है, अब अपन क्या पढ़ेंगे? गति के नियम, या जिन्हें अपन कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। किसी के लिए भी नए नहीं है, सभी लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते आए हैं काफी समय से, तो ऐसा कोई भारी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो 1687 में न्यूटन ने सबसे पहले गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिन्हें अपन कहते हैं गति के नियम। अपन को बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अपन डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपन को लोड नहीं लेना है, बस धीरे धीरे समझते चलो। पहला देखते हैं जिसे अपन कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या जिसे अपन कहते हैं गति का पहला नियम। अब देखो, गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गति में है, मोशन में है, तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सुना सुना लग रहा होगा। अपन ये कहां पढ़े हैं? इनर्शिया या जड़त्व में अपन ने पढ़ा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। याद करो, एग्जाम्पल भी पढ़े थे, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे कि गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे होना, चलती गाड़ी के रुक जाने पर आगे होना, लकड़ी से मारने पर कंबल की धूल निकलना, पेड़ का हिलाने पर उसके फल का गिर जाना, ये सब एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें। तो वो सब क्या है? इनर्शिया या जड़त्व। उसी जड़त्व को अपन कहते हैं गति का पहला नियम। इसीलिए गति के पहले नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसे अपन कहते हैं जड़त्व का नियम। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि ये भी वही बता रहा है जिसे अपन जड़त्व कह के पढ़ चुके हैं, वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक, फोर्स या बल न लगाया जाए। फिर थोड़ा सा और दिमाग में जोड़ दो तो अपन ने पढ़ा था जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए न्यूटन के पहले लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ गैलीलियो। इसे कहा जाता है गैलीलियो का नियम। बिल्कुल नहीं घबराने लगना, पेपर में दिख जाए कि गैलीलियो के नियम से किसे जाना जाता है तो घबरा नहीं जाना। न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम या इनर्शिया जड़त्व, इसे ही हम क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। ठीक, फिर एक और चीज यहां से निकल कर आती है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है
ये हमें देता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, या इसे अपन क्या कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो अब ये सब सुन के अजीब लग रहा है कि बल की परिभाषा दे रहा है, ये सब बात क्या है, ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन आज के समय में इन सब चीजों को जानते हैं, इसलिए अपन को लग रहा है कि ये सब क्या है, बल की परिभाषा दी, कैसा क्या। लेकिन जब सबसे पहली बार इनर्शिया या जड़त्व के बारे में पता चला, गैलीलियो ने बताया, न्यूटन ने उसको आगे बढ़ाया, तो जब इनर्शिया पढ़ रहे थे तभी पता चला कि इनर्शिया या जड़त्व को रोकने के लिए या जड़त्व को प्रारंभ करने के लिए कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक लगता है, और उस एक्सटर्नल फैक्टर को ही क्या कहा गया, फोर्स या बल। तो सबसे पहले जो बल है, फोर्स है, वो कहां से आया, न्यूटन के गति के पहले नियम से। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा बल की परिभाषा कहां से प्राप्त हुई, आपका आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम हमें क्या बताता है, बल की परिभाषा। अब इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल पूरे जो हम पढ़ चुके हैं किसमें, जड़त्व में, जड़त्व के सभी उदाहरण प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लो तो फिर मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, ये है न्यूटन के गति का पहला नियम। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, सिंपल है, इसलिए अपन पहले परिभाषा या डेफिनेशन पर फोकस कर रहे थे कि एक बार परिभाषा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद ये सब चीजें जो है ये क्या हो जाएंगी, अपने लिए आसान हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या इसे अपन कहते हैं गति का दूसरा नियम। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना, चीजें जो है थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, मतलब ऐसे टफ तो नहीं हुई है पर थोड़ा बोलने के हिसाब से टफ है, तो समझना। गति का दूसरा नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। संवेग भी पहले अपन पढ़ चुके हैं, और रेट या दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष या टाइम के रिस्पेक्ट में देखना। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के, उस पर लगने वाले फोर्स या बल के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, अभी ऐसे बोलने में समझ नहीं आ रहा होगा, पर एग्जांपल समझोगे, बहुत सिंपल है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसे अपन कहते हैं सेकंड नियम। अब समझो कहना क्या चाह रहा है। चलिए, तो अब ये सेकंड नियम कहना क्या चाहता है, अपन इसके मतलब को समझते हैं। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल, समझे। अपन पढ़ चुके हैं मोमेंटम या संवेग P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। ये जो मास इंटू वेलोसिटी है, इसका चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स का या उस पर लगने वाले बल का। ठीक, ये कहता है सेकंड नियम। समझो कैसे। एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने पास एक बस है, एक बड़ी सी गाड़ी, मान लो ट्रक, बस, जो आपको लगे वो मान लो। ठीक, और अपने पास एक साइकिल, दोनों खराब है ना, दोनों चलती नहीं, इनको धक्का धक्का देकर चलाना पड़ता है, दोनों की स्थिति खराब है। अब आपको कहा गया कि इस बस को धक्का देकर आप इसके वेलोसिटी या वेग को पहुंचा दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड,
और कहा गया कि साइकिल को धक्का देकर इसका वेलोसिटी या वेग भी पहुंचा दो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या दोनों स्थिति में लगने वाला फोर्स या बल एक सा होगा? आप लॉजिक लगाओ, भले दोनों की वेलोसिटी या वेग एक से है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। आपको इस बस को 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचाने के लिए 5-6 लोगों को धक्का देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को मिलकर फोर्स लगाना होगा, तब जाके इसका जो वेलोसिटी है ये बढ़ेगा। लेकिन साइकिल में क्या है, कोई एक अपनी ताकत से लगा दे इसमें धक्का, तो इसका वेलोसिटी या वेग 10 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल, फिर मैं इसका कंक्लूजन बता रहा हूं। अगला एग्जांपल देखिए। अब अपने पास दो बस है, ठीक, ये जो बस है दोनों का मास एक सा है, बिल्कुल एक सा है, द्रव्यमान या मास में कोई परिवर्तन नहीं। आपको कहा गया कि ये जो बस है, ए नंबर की जो बस है, इसे धक्का देकर इसके वेलोसिटी या इसके वेग को 20 मीटर पर सेकंड पहुंचा दो। और आपसे कहा गया कि ये जो बी नंबर की बस है, इसे धक्का देकर इसके वेलोसिटी या वेग को 40 मीटर पर सेकंड पहुंचा दो। अब देखो, मास या द्रव्यमान दोनों का बराबर है, लेकिन क्या लगने वाला फोर्स एक सा होगा? मास एक सा है तो नहीं होगा। जिसमें आपको ज्यादा वेग या ज्यादा वेलोसिटी को पहुंचाना है, उस वाले में आपको ज्यादा क्या लगाना होगा? फोर्स। यहां पर ये जो है इसका मास भले दोनों का बराबर है, बी वाले का मास जो है ये क्या है, ए और बी का बराबर है, लेकिन बी वाले की वेलोसिटी को बढ़ाना है, इसलिए इसमें ज्यादा आपको क्या लगाना होगा? फोर्स। इसकी तुलना में ए वाले में लगने वाला जो फोर्स है ये क्या होगा? कम होगा। अब यहां से समझो कंक्लूजन क्या निकल के आया, क्या अपने नतीजे निकल के आए, अपन को समझना है। देखो, पहली कंडीशन, यदि किसी पदार्थ के वेग या वेलोसिटी को, किसी पदार्थ के वेलोसिटी या वेग को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो जिस वस्तु का मास या द्रव्यमान ज्यादा है उस पे हमें ज्यादा क्या लगाना होगा? फोर्स। दूसरी कंडीशन, यदि दोनों पदार्थ के मास या द्रव्यमान एक से है, मास द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो उस पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, उस पर ज्यादा बल लगाना होगा, जिसके वेलोसिटी या वेग को हमें बढ़ाना है। यही कहलाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ज्यादा मास वाले में ज्यादा फोर्स लगाना है, यदि मास कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियत है, तो जिसके वेलोसिटी को बढ़ाना है उस पे ज्यादा क्या लगाना होगा? फोर्स। ये दैनिक जीवन में आप वैसे भी देखते हो तो इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जो भारी वस्तु है उसको खिसकाने के लिए ज्यादा बल लगाते हैं, हल्की वस्तु को खिसकाने के लिए कम बल लगाते हैं। यही होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक, अब इसके अपन जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में अपन इसको देखते हैं, गणितीय रूप में अपन इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल समझेंगे। अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, माना कि t1 समय पर वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का वेग u है। इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। t2 समय पर उसी वस्तु का वेग, उसी वस्तु का मोमेंटम या वेग क्या है? v है। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है?
संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर मतलब अपन को क्या करना है, संवेग मोमेंटम में क्या देखना है, चेंज। मान लो t1 समय पर किसी वस्तु का वेलोसिटी वेग u है और उस समय उस वस्तु का मोमेंटम या जो संवेग है ये है p1, और t2 समय पर जब उसका वेग v है तो उस समय उसका मोमेंटम या संवेग जो है ये क्या है, p2। तो नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर मतलब मोमेंटम में अपन को क्या निकालना है, चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है, जब अंतिम से प्रारंभिक को घटा दो, फाइनल से इनिशियल को घटा दो तो क्या निकल जाता है, चेंज। संवेग परिवर्तन मतलब p2 माइनस p1, दर बोल दिया मतलब किससे तुलना करना है, समय से, t2 माइनस t1। ये क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये हो गया न्यूटन के गति का दूसरा नियम। यदि जो शब्दों में है उसे अपन ऐसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन जानते हैं P बराबर होता है mv। इसी में अपन आगे बढ़ेंगे। P की जगह अपन फॉर्मूला यहां पर क्या लिख देंगे, mv। P2, जब P2 है उस समय मोमेंटम क्या है, v, तो यहां पर क्या हो जाएगा, mv माइनस, जब P1 है मोमेंटम या संवेग उस समय वेलोसिटी क्या है, u, तो ये क्या हो जाएगा, mu। m इसलिए नहीं बदलेगा कि वही वस्तु है जो यहां पर है, ये वही वस्तु यहां पर है, ऑब्जेक्ट सेम, इसलिए m नहीं बदलेगा। mv माइनस mu अपॉन क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। m को कॉमन निकाल लें, v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। याद करो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अभी एक दो वीडियो पहले, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू, v माइनस यू मतलब क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, अपॉन t मतलब क्या बता रहा है, उसका रेट या दर। तो वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे अपन क्या कहते हैं, मोमेंटम, या उसे अपन कहते हैं संवेग। तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 की जगह अपन क्या रख देंगे, a। तो m इंटू a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ये अपन कह सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब फिजिक्स का नियम है, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कांस्टेंट लगाना होगा। तो यहां पर अपन कांस्टेंट लेते हैं k, ma। अब यदि अपन सबकी ऐसा यूनिट ले लें, ऐसा यूनिट मतलब F बराबर 1 न्यूटन, m बराबर 1 किलोग्राम, a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबकी ऐसा यूनिट ले लिए, तो इस कंडीशन में k बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। और यदि k बराबर 1 है तो उसको अपन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, F बराबर ma। ये होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। एक बार और जल्दी से देखेंगे। t1 समय पे किसी वस्तु का जो वेग या वेलोसिटी है वो है u, और उस समय उसका जो मोमेंटम है, संवेग है, वो है p1। उसी वस्तु का, वस्तु बदली नहीं है, उसी वस्तु का t2 समय पर वेलोसिटी या वेग है v और मोमेंटम या संवेग है p2। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब बट्टे क्या हो जाएगा, समय।
तो इसी को अपन ने लिख दिया कि संवेग परिवर्तन मतलब P2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यही है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इसी नियम का अपन पालन कर रहे हैं। ठीक, फिर अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है mv, तो P की जगह अपन mv लिखेंगे, P2 की जगह क्या लिखेंगे mv, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v है। फिर P1 की जगह क्या लिखेंगे mu, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो mv माइनस mu अपॉन T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। m कॉमन निकाल लिए क्योंकि दोनों वस्तु एक ही है, तो m कॉमन, v माइनस u अपॉन T2 माइनस T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। v माइनस u अपॉन T2 माइनस T1 इसे अपन कहते हैं एक्सीलरेशन या इसे अपन कहते हैं त्वरण। तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे a, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। फिजिक्स का नियम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा a, कांस्टेंट नियतांक। यहां पर हमने कांस्टेंट लिया है k। यदि इफ अपन कंडीशन दे दें F बराबर 1 न्यूटन, m बराबर 1 किलोग्राम, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1, तो उसे अपन लिखेंगे F बराबर ma, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। जब अपन फोर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो अपन ने वहां पर यही पढ़ा था F बराबर ma। तो समझ गए आप ये कैसे आया? ठीक, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है तो आपको बन जाए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यहां से एक चीज जो निकल कर आती है सेकंड लॉ से, उसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना। है तो सिंपल, पढ़ चुके हैं पहले अपन, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए देखेंगे अपन ने क्या कहा, फॉर्मूला क्या निकल कर आया अपना, F बराबर ma, और अपन जानते हैं a या एक्सीलरेशन मतलब v अपॉन t। वेग परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं एक्सीलरेशन या त्वरण। तो अपन a की जगह क्या रख देंगे, F बराबर mv अपॉन t। अब देखो यहां से क्या निकल कर आया, F और T एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F और T एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब यदि अपन T को बढ़ा दें तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, और यदि T कम है तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। याद करो ऐसा अपन कहां पढ़े हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ पीछे कर रहा है, सर्कस का कलाकार जाली या गद्दे में कूद रहा है, ये सब अपन पढ़े कहां पर, इंपल्स या आवेग में। तो जो भी हमने आवेग के उदाहरण लिखे, आवेग के जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स, ये सभी जो हैं ये किसके एग्जाम्पल होंगे, तो ये सभी होंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम के। कैसे समझोगे, मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कोई खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे करता है, यह घटना दर्शाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा आवेग, संवेग, बल, ऐसा कुछ रहेगा। तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, आवेग या इंपल्स। अब उसी क्वेश्चन को पूछे कि कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ पीछे करता है, तो वो न्यूटन की गति के कौन से नियम को दर्शाता है, तो वहां पर फिर क्या आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को दर्शाता है, क्योंकि न्यूटन की गति के सेकंड लॉ से भी निकल के आया F और T जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, चलिए एक पॉइंट और यहां पर देख लीजिए आप, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये हमें क्या देता है, बल का सूत्र, ये हमें देता है फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बल का ये हमें क्या दे रहा है, सूत्र दे रहा है। मतलब जो हमने क्या कहा कि पहले नियम से हमें क्या मिल गई, बल की परिभाषा, फोर्स की डेफिनेशन कि क्या कैसे क्या हो रहा है। यहां पर अपन को जो मिलेगा वो बल का सूत्र F बराबर ma, जो जिसकी वजह से मिला वो कौन है, तो वो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, कोई है ना, कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक, चलिए तो यहां तक जो है आज की वीडियो में अपन ने पढ़ लिया कि गति क्या है, गति के प्रकार, न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, उसका डेरिवेशन, उसके यूजेस। आप वीडियो पढ़ें, समझें, जो भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सजेशन आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।